जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के मॉड्यूल की। तो जब आप रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से गैदर करके तो रिक्वायरमेंट्स को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आप लिख चुके होते हैं और वो सारी एक मुकम्मल वैलिडेट होने के बाद और निगोशिएट होने के बाद, डिस्कस होने के बाद फाइनली वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर के पास चली जाती है, जिसने अब इस सॉफ्टवेयर को एज पर द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिज़ाइन करना होता है। अब डिज़ाइन में जो चीज़ है, आमतौर पे हम ये समझते हैं कि डिज़ाइन का मतलब है कि हम प्रोडक्ट को कोड करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आप सॉफ्टवेयर को बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए बिल्कुल एक मिसाल अपने जहन में रखें कि जैसे आप एक घर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो घर को कंस्ट्रक्ट करने में जब आप की एक्चुअल लेबर आके काम शुरू कर देती है ना, यानी पहली ईंट रखी जाती है, तो वो है कोडिंग का मरहला, वहां से स्टार्ट होता है। लेकिन आप जानते हैं कि पहली ईंट रखने से पहले बहुत सारा काम हमें करना पड़ता है। हम अपने घर की डिज़ाइनिंग मुकम्मल कर चुके होते हैं, हम उसकी लाइफ, उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट, उसका एनालिसिस, सारा कुछ जो है वो एक आर्किटेक्ट से, एक इंजीनियर से बनवा चुके होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद जो डिज़ाइनर है, अब यानी आप ये समझें कि आपका जो आर्किटेक्ट है उसने आपसे सारी रिक्वायरमेंट्स ले ली हैं, आपके प्लाट की मेजरमेंट और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, बजट को देखते हुए उसने अब आपको एक डिज़ाइन और एक नक्शा बना के उसने देना है। तो याद रखें, इसे हम मॉडलिंग भी कहते हैं, सिस्टम मॉडलिंग भी कहते हैं, सिस्टम डिज़ाइनिंग भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी कहते हैं। तो मॉडल करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका कार है पूरी दुनिया के अंदर, कि अगर आप किसी चीज़ को मॉडल करना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो है ग्राफिकल तरीका, कि आप उसके डायग्राम्स बनाएं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर जो सबसे पहली बुनियादी डायग्राम बनती है उसे हम कॉन्टेक्ट लेवल डायग्राम, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का नाम देते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो होती है एक सिंगल हाई लेवल प्रोसेस एंड देन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटर्नल एंटिटी। एक आपका सिस्टम है और वो एक्सटर्नली किस किस सिस्टम के साथ, किस ग्रुप के साथ, किन डाटा सोर्सेस के साथ वो अटैच होगा, इसको आप कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम कहते हैं। इसके लेवल्स होते हैं जी, मतलब इसका एक लेवल जीरो है और लेवल्स से मुराद है लेवल ऑफ डिटेल। जितना इनिशियल लेवल होगा उतनी बेसिक और प्रिमिटिव टाइप की जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम आपके पास बनेगी। जब आप लेवल वन में जाएंगे तो आप जो पहले बनाई हुई डायग्राम है उसमें मजीद उसकी डिटेल में कुछ अजाफा करेंगे। ठीक है जी। तो ये विजुअल मॉडल्स होते हैं, इन्हें हम डाटा फ्लो डायग्राम का नाम भी देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम्स या लेवल जीरो डाटा फ्लो डायग्राम। यानी ये बेसिकली जो जिस लफ्ज से आप पहले वाकिफ हैं वो है डाटा फ्लो डायग्राम। तो डाटा फ्लो डायग्राम्स को ही हम कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी बोलते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ डिटेल्स का फर्क होता है। चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं जी। प्रोसेस के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है, जो चीज आपने इसमें एमसीक्यूज के हवाले से याद करनी है वो याद ये करनी है जी कि आपके पास इसमें सिंबल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और हर सिंबल किसके लिए है। तो नंबर वन सिंबल है जी सर्कल, जो कि प्रोसेस को जाहिर करेगा। फिर रेक्टेंगल है जो एंटिटी को जाहिर करेगा, और फिर डेटा स्टोर है। हॉरिजेंटल पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, सम टाइम हम एलिप्स का सिंबल भी इसके लिए यूज करते हैं। और डाटा फ्लोज होते हैं टोटल, आपके पास एरोज होती हैं जो कि कर्व या स्ट्रेट लाइन की सूरत में एरो हेड होते हैं जो इंडिकेट कर रहे होते हैं डायरेक्शन को। तो ये चार सिंबल्स की मदद से जब कोई डायग्राम बनाई जाती है तो उसे हम डाटा फ्लो डायग्राम या कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम कहते हैं। आप जो भी एक डायग्राम बनाएंगे आप उसको लेबल करेंगे विद लेवल जीरो डीएफडी, फिर लेवल वन डीएफडी एंड लेवल टू डीएफडी। अब इन तीनों में क्या बुनियादी फर्क होगा? इन इन तीनों में डिटेल का फर्क होगा। हो सकता है इसके अंदर आप सिर्फ मेन सिस्टम और उसके सब सिस्टम की बात कर रहे हैं। लेवल वन के अंदर हो सकता है कि आप सब सिस्टम्स को एक्सप्लेन कर रहे हो, और लेवल टू के अंदर आप उन सब सिस्टम्स के अंदर अगर कोई मॉड्यूल पाए जाते हैं तो उन मॉड्यूल की भी आप तफसील दे सकते हैं। तो इस तरह आप अपने सिस्टम को डिफरेंट लेवल्स के डाटा फ्लो डायग्राम बना के सबसे पहले आप उनको
डिस्क्राइब करते हैं कि ये हमारा ओवरऑल सिस्टम है जिसको हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो ये सबसे बुनियादी डायग्राम आपके पास होगी। यहाँ पर मैं आपको एक सैंपल डायग्राम दिखाता हूँ जी, जो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, आप देखें जी यहाँ पे जैसे कि ऑनलाइन कम्युनिटी की डायग्राम मौजूद है। ठीक है, इसमें आप देखें कि ये आपका मेन सिस्टम का नाम है और ये वो एक्सटर्नल एंटिटीज या एजेंट्स हैं जिनके साथ जिन्होंने इस सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्शन करनी है। मसलन ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी यूजर्स ये भी एंटिटी है, एडवर्टाइजर ये भी एंटिटी हैं, और स्टाफ राइटर्स ये भी एंटिटी हैं, और अकाउंट्स जो हैं ये भी एंटिटी हैं। बाज़ औक़ात इनकी जगह पे डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे होते हैं। ठीक है, अगर ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ बैंक भी करता तो हम यहाँ एक रेक्टेंगल बनाकर बैंक पे लिख सकते थे। ठीक है, तो इस तरह जो इनपुट देंगे जो आउटपुट मिलेगी, यानी ये आप सिंपल तरीन डायग्राम, ये लेवल 0 डायग्राम है जिसके अंदर आप इस तरह से शो कर देते हैं। फिर इसको डिटेल बनाने के लिए हमारे पास ज़ाहिर है हम आगे मजीद इसकी डिटेल बना सकते हैं, जिसके लिए हम डाटा फ्लो डायग्राम्स का सहारा लेते हैं। आमतौर पे जो इस तरह की प्रिमिटिव टाइप की डेटा डायग्राम होती है ना लेवल 0, उसको हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ही बोलते हैं। उसके बाद जिसमें ज़रा तफसील होती है उसको हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम जो होते हैं ये फ्लो चार्ट्स नहीं होते, ये भी फर्क ज़हन में रख लीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट लेवल, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, फिर डाटा फ्लो डायग्राम और फिर फ्लो चार्ट्स, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तीनों के सिंबल्स डिफरेंट हैं और तीनों की नोटेशन जो हैं वो डिफरेंट हैं। वो नोटेशन आपके जहन में होनी चाहिए। डाटा फ्लो डायग्राम्स दो तरह की हो सकती हैं जी। लॉजिकल डाटा डायग्राम जो कि कंसंट्रेट करती हैं सिस्टम के प्रोसेस पर और फ्लो ऑफ डाटा पर। फिजिकल डायग्राम जो होती है हाउ डाटा फ्लो इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम, यानी मोर स्पेसिफिक एंड मोर क्लोज टू द इम्प्लीमेंटेशन। यानी सिर्फ और सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि जिसमें किसी किस्म की जो नियर टू इम्प्लीमेंटेशन है वो आपकी फिजिकल डायग्राम है, जिसमें लेवल ऑफ डिटेल्स जो है वो ज़्यादा है और एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम दिखाई जा रही है, और जिसमें एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं सिर्फ मॉड्यूल्स सिस्टम्स और उनका फ्लो दिखाया जा रहा है, तो वो हमारे पास कहलाएगी लॉजिकल डाटा फ्लो डायग्राम। हाँ जी, लेवल 1 भी होती है, लेवल 2 भी होती है। बिल्कुल माइनर डिटेल वाली जो होगी वो लेवल 0 होगी, जिसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल होगी वो लेवल 1 होगी, और जो नियर टू इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होगी जिसमें आप इनपुट्स भी बताएंगे, प्रोसेस भी बताएंगे, आउटपुट भी बताएंगे। जब आपने इनपुट बता दिया, प्रोसेसिंग बता दी और आउटपुट बता दी, तो पीछे तो कुछ नहीं रह गया ना कि जी यहाँ से फला इनपुट आएगी। देखें यहाँ हमने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि पेमेंट्स आएंगी, लेकिन पेमेंट की क्या शक्ल होती है वो कैश में आएगा और उसके ऊपर क्या प्रोसेस होगा। जब आप इनको बिल्कुल डिटेल में लेके जाएंगे तो उस सूरत में आपके पास ये लेवल्स और ये लॉजिकल और फिजिकल जो है ना वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, एक डाटा फ्लो डायग्राम्स जो होती है उसके कंपोनेंट्स ये 4 हैं, पहले बता दिया। ये प्रोसेस है, ये एंटिटी है, ये डाटा स्टोर है और ये डाटा फ्लो है। अगर इनके अलावा कोई भी सिंबल डाटा फ्लो डायग्राम में यूज की जाए तो वो गलत है। ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम्स के कुछ रूल्स हैं, ये देखें जी। डाटा फ्लो डायग्राम में एंटिटी हो सकती है, डाटा स्टोर हो सकता है, डाटा फ्लो हो सकता है। डिसीजन का सिंबल डाटा फ्लो डायग्राम में हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो आपने पढ़ा हुआ है कि डिसीजन का सिंबल एक होता है कि वहां आकर एक डिसीजन लिया जाता है और उसके बाद उसको किस रास्ते पे जाना है, ट्रू में जाना है या फॉल्स में जाना है। तो क्या ये सिंबल आपकी डीएफडी के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपने मुझे आंसर करना है जी कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही कहा जी, वो नहीं हो सकता क्योंकि डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर किसी किस्म की डिसीजन मेकिंग नहीं होती। इसमें सिर्फ हम एंटिटीज, प्रोसेसेस, डाटा स्टोरेज के दरमियान डाटा फ्लो को दिखाते हैं। अब ये लेवल ऑफ डाटा फ्लोज का हमारे सामने जो है वो एक एग्जांपल है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है और इसके साथ कस्टमर्स जो है ना वो ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी लेते हैं। ठीक है जी, अगर हम इसकी लेवल 1 बनाएं तो अब आप देखें जी, ये आपके पास कस्टमर का डाटा है, ये स्टोर का डाटा है, ये अकाउंट्स का डाटा है, ये सेल्स है और ये वही कस्टमर है। ये ऑर्डर देता है, सेल्स के पास जाता है, सेल्स जो है वो ऑर्डर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की ऑर्डर प्रोसेसिंग के प्रोसेस में इसे भेज देते हैं, और ऑर्डर प्रोसेसिंग में अकाउंट्स भी की एंटिटी भी इन्वॉल्व है, स्टोर की एंटिटी भी इन्वॉल्व है, कस्टमर का डाटा भी इन्वॉल्व है और उसकी इनपुट आउटपुट भी लिखी हुई है। आप देखें
तो यहाँ पर जब हम ऑर्डर प्रोसेसिंग को मजीद एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर ये लेवल 2 डायग्राम बन जाएगी। ये आपके सामने अब इसकी एक एग्जांपल दे दी गई और शायद इसमें लेवल 2 की नहीं है। ठीक है, तो डाटा फ्लो डायग्राम्स के अंदर कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, कुछ इसके रूल्स होते हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, उनको भी आपने जहन में बिठाना है और उनके नाम आपने लिख देने हैं। यहाँ मैंने ये मेंशन की हुई हैं, आपने उनको पढ़ना है और खुद से देख लेना है। ये बताया हुआ है कि ये रॉन्ग है और ये राइट है, ये रॉन्ग है और ये राइट है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी मिसाल एक की दे दूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद से इसको रीड आउट कर लेना है। डाटा फ्लो डायग्राम के रूल्स, डाटा फ्लो डायग्राम की एरर्स और उसके सिंबल, ये आपके जहन में होने चाहिए। ये प्रेपरेशन आपने करनी है। ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम्स के सिंबल कौन कौन से हैं, उनके लेवल से क्या मुराद है, और उसके बाद डाटा फ्लो डायग्राम्स में कौन कौन सी एरर या जो भी कॉमन मिस्टेक हो सकती है। मसलन आप देखें, ये भी एक एंटिटी है और ये भी एक एंटिटी है। यहाँ पर ये एक एंटिटी है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस को कभी कभी इस तरह के सिंबल के साथ भी हम जाहिर करते हैं। ठीक है, और ये आपके पास दूसरी एंटिटी है, इसकी जगह पे गोल दायरा भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है। क्या है जी, ए सोर्स आर सिंक कैन नॉट प्रोवाइड डाटा टू अनदर। एक सोर्स दूसरे सोर्स से कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता, इन दोनों के दरमियान किसी न किसी प्रोसेस का होना जरूरी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप इस स्टेटमेंट से को आप जब जहन में बिठा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर क्या रूल है कि सोर्स और सिंक के दरमियान कोई ना कोई प्रोसेस हो तो ही वो वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड है। ठीक है, इसी तरह एंटिटी और स्टोर के दरमियान भी प्रोसेस का होना जरूरी है, स्टोर और एंटिटी के दरमियान भी प्रोसेस का होना जरूरी है, और स्टोर के दरमियान भी एंटिटी का होना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह आप ये सारी चीजें देख लेंगे जी। प्रोसेसिंग नहीं जी, सोर्स और डाटा सोर्स, ये डाटा सोर्स है, एंटिटी है यूजर जैसे कस्टमर है, और ये एक डेटाबेस है जहां कस्टमर का डाटा स्टोर है। तो ये कस्टमर है, ये कस्टमर की डाटा स्टोर है, तो ये डाटा सोर्स है जहां पे आपका डाटा जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये फर्क है जी बुनियादी तौर पे एंटिटी में और डाटा स्टोर में। एंटिटी, अब आप देखें, अच्छा जब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग भी होती है, इनपुट आता है, वन प्रोसेसिंग स्टेप कैन डू मल्टीपल इनपुट्स। तो यहाँ पर भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। प्रोसेसिंग स्टेप जो होता है, इसमें इनपुट्स जो हैं वो एक से ज्यादा हो सकती हैं, और लाजमी तौर पर अगर उसमें कोई ना कोई आउटपुट होती है। ठीक है, दिस सिचुएशन इज समटाइम कॉल्ड ब्लैक होल, यानी ये एरर है। आपने एक प्रोसेसिंग स्टेप बनाया हुआ है जिसमें इनपुट तो आप दे रहे हैं, मुझे बताएं कौन सी ऐसी प्रोसेसिंग होती है कि जिसमें इनपुट हो लेकिन आउटपुट उसकी कोई ना हो। इनपुट एक से ज्यादा हो सकती है लेकिन लाजमी तौर पे कोई ना कोई आउटपुट वहां पर मौजूद होती है। अगर ये वाली कोई डायग्राम है तो इसे ब्लैक होल सिचुएशन कहते हैं। प्रोसेसिंग स्टेप में हैव आउटपुट फ्लोज बट नो इनपुट फ्लोज। अब क्या हुआ कि जी उससे आउटपुट निकलती हुई तो हमें नजर आ रही है, जैसे ये देखें, ये एक प्रोसेस की एग्जांपल है। तो यहाँ से आप देखें इनपुट्स भी आ रही हैं, आउटपुट्स भी जा रही हैं। अगर सारी आउट इनपुट आ रही हैं तो फिर ये ब्लैक होल है, और अगर सारी आउटपुट्स जा रही हैं तो फिर इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिटरेचर के अंदर मेरिकल का नाम जो है वो दिया जाता है। ये प्रोसेसिंग स्टेप में हैव आउटपुट्स, ओके, और इसी तरह आउटपुट्स के भी स्टेप हो सकते हैं, आर ग्रेटर देन द सम ऑफ इनपुट्स, इनपुट कुड not produce the output shown, this situation is called the gray। input भी है output भी है लेकिन proper output जो है वो आपको नजर नहीं आ रही। may have outputs that are greater than the number of inputs, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जितनी आपकी इनपुट्स के मुकाबले में आउटपुट आनी चाहिए उससे आउटपुट्स आपकी ज्यादा आपने वहां पे लगा दी हैं, तो एट इन दैट केस दैट विल बी नोन एज ग्रे होल। तो ये आपके जहन में डाटा फ्लो डायग्राम के हवाले से ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है जी, ये एग्जांपल देखेंगे तो इसमें ब्लैक होल, ग्रे होल और मेरिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। आपने इसको आइडेंटिफाई करना है जी। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छा हो जाएगा। डाटा फ्लो डायग्राम्स जो होती है ना जी, ये कभी भी फ्लो चार्ट्स नहीं कहलाती। ठीक है, लास्ट क्लास ऑफ डीएफडी क्या मिस्टेक है जी कि हम कभी कभी ये समझ जाते हैं कि क्या ये फ्लो चार्ट्स तो नहीं है, तो ये फ्लो चार्ट्स नहीं है। फ्लो चार्ट्स डायग्राम जो होती हैं कैन बी यूजफुल टू डिस्क्राइब प्रोग्रामिंग लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंगल प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस के अंदर टास्क किस तरह से
आपने फ्लो चार्ट को हमेशा प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ा होगा कि एक प्रोग्राम लिखना है तो उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो क्या क्या इनपुट्स होंगी, क्या आउटपुट्स होंगी, क्या प्रोसेसिंग स्टेप्स होंगे, क्या डिसीजन मेकिंग होगी, ट्रू पे क्या करेंगे, फॉल्स पे क्या करेंगे। तो कभी भी एक डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो एक फ्लो चार्ट नहीं हो सकता। फ्लो चार्ट की जब आप बात करेंगे तो फ्लो चार्ट के सिंबल्स ही आपके पास अलहदा होंगे, ठीक है। ये बात भी आपने जहन में रख लेनी है। ये टॉपिक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जी। आपने फ्लो चार्ट और उसके सिंबल्स, ये चूंकि मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं और प्रोग्रामिंग में भी डिस्कस हुआ होगा, ठीक है जी। तो आपने फ्लो चार्ट का ट्यूटोरियल जो है ये देख लेना है। और फ्लो चार्ट के सिंबल्स, सिर्फ जो जो चीजें हमने याद करनी है वो सिर्फ यही है, कॉमन सिंबल्स है। ये देखें फ्लो चार्ट जी, ये कुछ लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्लो चार्ट का, तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। फ्लो चार्ट में ये सिंबल्स हैं, ये स्टार्ट एंड स्टॉप का है, ये प्रोसेस का है, इनपुट आउटपुट का है, डिसीजन मेकिंग का है, एरो का है, ऑन पेज कनेक्टर है एंड ऑफ पेज कनेक्टर है। यानी एक पेज के ऊपर अगर कनेक्ट टू और मोर पा, एक पेज के ऊपर दो हिस्सों में आपने फ्लो चार्ट बनाया है, दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। एक पेज है और दूसरा पेज है, दूसरा उसके ऊपर बना हुआ है, तो फिर ये ऑफ पेज कनेक्टर है। सिर्फ इनके नाम, इस सिंबल का नाम याद करें, ये ओवल है, ये रेक्टेंगल है, ये पैरालेलोग्राम है, ये डायमंड शेप में है, ये एरो है, ये सर्कल है, ठीक है। क्योंकि पेपर में नाम भी दिए हो सकते हैं और कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक हो गया जी। ये कुछ गाइडलाइंस हैं, कैन हैव ओनली वन स्टार्ट एंड स्टॉप। तो ये ट्यूटोरियल आपने फ्लो चार्ट्स के हवाले से देख लेना है, ठीक है। जी, तो दूसरी बात हमारे पास आ जाती है जी यूज केस डायग्राम की। यूज केस डायग्राम जो है ये आमतौर पर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का हिस्सा होती है, लेकिन सम टाइम्स जो है वो इसे हम डिजाइन के अंदर भी लिख लेते हैं। यूज केस के अंदर तीन चीजें टोटल मौजूद होती हैं जी। नंबर वन, यूज केसेस होते हैं, एक्टर्स होते हैं और सिस्टम्स, और उनका आपस में रिलेशनशिप। इन चार चीजों को जाहिर करने के लिए आप एक यूज केस डायग्राम बनाते हैं। यूज केस डायग्राम भी यूएमएल मॉडलिंग की सबसे बेसिक जो है ना वो टूल किट में आती है। यूएमएल क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो पूरी दुनिया में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन को बनाने के लिए खास किस्म की डायग्राम्स हैं, यूएमएल डायग्राम्स। उन टूल किट का ये हिस्सा है। अगर आप गूगल करें तो आपको मिलेगा यूएमएल डायग्राम्स कौन कौन सी हैं, तो आप देख सकते हैं जी यूएमएल डायग्राम्स आपके पास कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसमें एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और इस तरह ये नजर आएंगी आपको यूएमएल डायग्राम्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो बेसिकली यूएमएल जो है ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, आईबीएम की बनाई हुई एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम ग्राफिकल वे के अंदर अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड बन चुकी है सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। देखिए जी, एक्टिविटी डायग्राम्स हैं, यूज केस डायग्राम है, इंटरएक्टिव ओवरव्यू है, टाइमिंग डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम, कम्युनिकेशन सीक्वेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट मॉडल, स्ट्रक्चर, डिप्लॉयमेंट, पैकेज एंड प्रोफाइल। हर सॉफ्टवेयर कंपनी और हर सॉफ्टवेयर को बनाने वाला जो अदारा होता है उन्होंने अपनी एक स्कीम ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाई होती है, जिसके अंदर उन्होंने यूज करने होते हैं। कोई 14 के 14 यूज करता है, कोई 4 यूज करता है, कोई 5 यूज करता है, कोई 10 यूज करता है। ये डिपेंड करता है हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी की जो अपना उन्होंने एक एसओपी बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये डायग्राम तो इनमें से जो कॉमनली यूज डायग्राम है आपको इनके नाम का पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल यूएमएल डायग्राम और बिहेवियरल यूआरएल डायग्राम, मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी चीज आप लोगों के साथ ना डिस्कस की जाए कि जो पॉसिबल है कि आ जाए, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बीएस हो रहा है, सॉफ्टवेयर आईटी में भी हो रहा है, कंप्यूटर साइंसेस में भी हो रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें इस लेवल तक तो तकरीबन ये ज़रूरी हैं कि आपको पता हो यूएमएल क्या है, किसने बनाई है और इसकी डायग्राम्स कौन कौन सी। इसमें जो दूसरी डायग्राम है जो जो है वो हमारे पास
यूएमएल मॉडलिंग है जी। इसको ये एक यूएमएल डायग्राम की एग्जांपल है जी आपके सामने। इसमें ये जो लोग हैं, नंबर 1 ये जो रेक्टेंगल है इसे हम सिस्टम कहते हैं या सिस्टम बाउंड्री कहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। उसके बाद इसके आउटसाइड वो सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इस सिस्टम के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। मसलन कस्टमर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, क्रेडिट पेमेंट सर्विस करेगी, आइडेंटिटी प्रोवाइडर करेगा। ये जो हैं ये ह्यूमंस हो सकते हैं, नॉन ह्यूमंस हो सकते हैं, सिस्टम्स हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं। यानी जो लफ्ज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना, वो सारे किसी भी सिस्टम के एक्टर हो सकते हैं। अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें हैं। एक्टर का सिंबल है, ये ओवल है जो कि यूज केसेस को जाहिर करता है, और यूज केसेस के नाम अगर आप गौर से पढ़ें, हर यूज केस का नाम जो है वो इंग्लिश में वर्ब से स्टार्ट होता है। व्यू आइटम्स, मेक परचेज, कंप्लीट चेकआउट एंड लॉग इन। ओके, ये एक शर्त होती है। और दूसरी चीज जो इसके दरमियान होती है कि ये जितने भी यूज केसेस होते हैं इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। 2 किस्म के रिलेशनशिप होते हैं, इंक्लूड या एक्सटेंड। लो जी, ये 4 बातें जो हैं कि नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है सैयदा मिसबा। ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी हुई है कि मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ स्कीम ऑफ स्टडी होती है। लास्ट वाले पेपर में प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। आप ये तो नहीं कह सकते कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से क्वेश्चन नहीं आना। सवाल तो इसमें से आने हैं, 3 आए, 4 आए, 5 आए, क्वेश्चन तो आने ही आने, ठीक है ना। लेकिन मेजर पोर्शन किसी में से हो जाता है। बाज़ औक़ात लास्ट टाइम बच्चों ने बताया जिन्होंने टेस्ट दिया था कि ये डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग में से ज़्यादा था। केपीके में लेक्चर का टेस्ट हुआ तो 45 में से 30 क्वेश्चन जो थे वो डेटाबेस में से आ गए थे। तो इस तरह आप किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह ओवरऑल आपका नॉलेज बढ़ेगा। और जब आपके पास नॉलेज होगा ना तो आप कुछ ऐसे सवाल भी सॉल्व कर लेंगे कि जो आपने तैयार नहीं किए होंगे जब रिलेट करेंगे चीज़ों को। तो इसलिए हमें ये तो बहुत बुनियादी बुनियादी चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट्स के हवाले से, ठीक है ना। लाजमी तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से क्वेश्चन होते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पेपर में भी थे जब मैंने ग्रेड 18 का दिया था, 17 का दिया था, उस वक्त भी इसके अंदर मौजूद थे, ठीक है। अब चांसेस ये नहीं है 10-12 सब्जेक्ट। अभी भी कुछ ही देर पहले मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा जी कि अगर मैं 3-4 सब्जेक्ट तैयार कर लूँ तो क्या उसमें से पेपर आ सकता है। तो सुन लें जी, फंडामेंटल जिसको आप इंट्रोडक्शन टू आईटी बोलते हैं, फिर आपके पास प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद एल्गोरिथम, उसके बाद नेटवर्क्स, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद डीबीएमएस, और डीबीएमएस के बाद एक और मशहूर सा सॉफ्ट रह गया है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है जी। हाँ जी, और एक रह गया है जी मशहूर सा सब्जेक्ट जो है, ठीक है। हाँ जी, डीएलडी टाइप जो है ना, डीएलडी टाइप नंबर सिस्टम एंड डीएलडी टाइप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी डेफिनेटली क्वेश्चंस होंगे। अब इनसे देखो, ये जिस तरह मैंने लिखा है ना, ये जिस तरह मैंने लिखा है आर्किटेक्चर, ओके, आर्किटेक्चर एंड असेंबली, ठीक हो गया। तो अब जिस तरह ये मैंने लिखे हैं ना, इसी तरह इनकी इंपॉर्टेंस है। यानी कोई बंदा पेपर बनाता है तो वो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग इनमें से वो ज्यादा पोर्शन की तरफ जाएगा। ये मेजर्स हैं, ये हर डिग्री के मेजर्स हैं, तो मेजर्स को वो कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक हो गया। ये इनमें से मुझे बताएं कौन सा नॉन मेजर है जो आपने, किसी बंदे ने कहीं से भी कोई भी डिग्री की हुई है कंप्यूटर साइंस की, आईटी की, ये मजमून उसने लाजमी तौर पर पढ़े हैं। बाकी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन भी पढ़ा होगा, मैथ्स भी आपने पढ़ी होंगी, और मैनेजमेंट पता नहीं क्या कुछ आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। वो सारी जो हैं वो और तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये तो कम अज़ कम बेसिक्स हैं सारे के सारे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी हम इनिशियल लेवल की बहस करेंगे जी, मैं आपके साथ गाइड करूंगा, क्योंकि आजकल दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो मुझे ये शक गुजरता है कि 10-15 सवाल जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, और इसी तरह जो मशीन लर्निंग टाइप चीज़ें जो हैं इनमें से ना आ जाएं, क्योंकि इनके बगैर भी अब गुजारा कोई नहीं है। ये क्वेश्चन भी पेपर का पार्ट होना चाहिए,
है। बाकी मुझे पता चला है कि 10 लोगों से वो पेपर बनवाते हैं और 10 लोगों के पेपर में से 10% जो है वो डाल देते हैं। जो एक ऐसे बंदे ने मुझे बताया कि जो ये क्लेम कर रहा था कि जी उसके वालिद साहब जो हैं वो पीपीएससी के पेपर बनाते रहे हैं जी, ठीक है। तो वो ये बता रहे थे कि इस तरह का कोई इनकी स्कीम होती है। वो जो मर्जी करें जी, जब बंदे की तैयारी हो ना तो फिर जहाँ से मर्जी दे दे वो सवाल, जितने मर्जी वो सवाल दे दे। हमें 60 सवाल ठीक करने हैं लाजमी, हमने 60 सवालों को ठीक करना है, ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। 40-50 नहीं, हमने 60 क्वेश्चन टारगेट करके ठीक करने हैं। 20 में से 5-6 तो आपके जनरल नॉलेज के ठीक होंगे, 100% श्योरिटी देता हूँ मैं आपको, क्योंकि इतना जिसने 15-16 साल कॉलेज में अखबारात के साथ रूटीन में गुजारे हुए हैं तो डेफिनेटली उन्होंने देखा होगा कि वो इतने इतने क्वेश्चन तो वो कर सकते हैं। मैंने डीएलडी के एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जो आपके ग्रुप में, कि इकोनॉमिक्स के पेपर जो हुआ है उसके अंदर जो 15-20 सवाल जनरल नॉलेज में से आए हैं, तो वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। एक मेरा जानने वाला था, वो पेपर देकर आया था। तो मैंने यही कहा था सबको, और शुरू में भी कहा था और अब भी ये कह रहा हूँ कि आपने फोकस करना है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। सिर्फ जाते हुए जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आपने जो कैपिटल्स हैं उनके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। मशहूर मशहूर जो चीज़ें हैं वो उनको 1 घंटा 2 घंटे उनको नज़र दौड़ा लेनी है। उनमें से क्वेश्चन जो है वो मुमकिन है कोई आप क्लिक कर लें, वरना नॉर्मली जो चीज़ आपके जहन में है उसी के मुताबिक ही जो है ना वो इंशाल्लाह उसी के मुताबिक ही। जनरल नॉलेज जो होता है ना ये बिल्ड होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसको आप तैयार नहीं कर सकते किसी भी हवाले से। ठीक है जी, कुछ बातें क्लियर हुई हैं जी? कोशिश किया करें कि इस तरह की डिस्कशन अगर हम बाद में कर लिया करें तो, क्योंकि यूज केस डायग्राम के सिंबल और नोटेशन आपकी समझ में आ गए जी। यूज केसेस है, यूज केसेस के लिए ओवल यूज होते हैं। एक्टर्स हैं, एक्टर्स के लिए हम वो पीपल का सिंबल बनाते हैं। एसोसिएशंस हैं, ठीक है, उसके लिए सिंपल एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्टर और यूज केस के दरमियान। सिस्टम बाउंड्री होती है, एक बॉक्स बनाते हैं सिस्टम स्कोप को जाहिर करने के लिए। उसके बाद इसके दरमियान रिलेशनशिप होते हैं जो कि इंक्लूड्स और यूजेस के नाम से हैं। इंक्लूड्स और एक्सटेंड्स भी उसे कहते हैं, इंक्लूड्स और यूजेस भी उसे कहते हैं, ठीक है ना जी। तो एक्सटेंड ये देखें जी, इंक्लूड एंड यूजेस एक नाम है। इंडिकेट्स मैंडेटरी यूज केस वेयर एक्सटेंड इंडिकेट द ऑप्शन वन। अगर आपके दो यूज केसेस के दरमियान एक्सटेंड रिलेशनशिप है तो उसका मतलब है कि ये एक ऑप्शनल है। अगर यूज केस को जरूरत पड़ेगी तो वो इसे यूज करेगा, अदरवाइज वो इसे यूज या एक्सटेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर दो यूज केसेस के दरमियान इंक्लूड्स या यूजेस का रिलेशनशिप मौजूद है तो डेफिनेटली वो उसे इस्तेमाल करेगा। जैसे कि यहाँ पर है, जब भी आप व्यू आइटम्स करेंगे तो आपने मेक परचेज को लाजमी तौर पे आपने यूज करना होगा, ठीक है। ये जो सिंबल शो कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेक यूज को इस्तेमाल करेगा, इसको इंक्लूड करेगा जब भी आप व्यू आइटम्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। जब आप कंप्लीट और मेक यू परचेज जो है ये लाजमी तौर पे जो है वो किसको यूज करेगा, ये यूज करेगा लाजमी तौर पे कंप्लीट चेकआउट को, ठीक है। इस तरह आपके पास ये रिलेशनशिप हो सकते हैं। एक्सटेंड रिलेशनशिप बिटवीन टू केसेस जी क्या हो सकते हैं। एक्सटेंड रिलेशनशिप यूज केसेस के दरमियान, जैसा कि इनका नाम बता रहा है जी, हमारे पास बेस यूज केस एंड एड्स मोर फंक्शनैलिटी टू द सिस्टम। एक्सटेंडिंग यूज केस का मतलब है कि ये डिपेंडेंट है ऑन एक्सटेंडेड बेस यूज केस, जहाँ से ये एक्सटेंड होगा उसके साथ जो है ना इसका रिलेशनशिप होगा। ये देखें जरा, आपने डिपॉजिट फंड किया है, डिपॉजिट फंड जो है ये एक्सटेंड कर सकता है कैलकुलेट बोनस को, लेकिन ये उस सूरत में करेगा अगर आपकी अमाउंट जो है वो 10,000 से ज़्यादा होगी और एज जो है वो 55 से ज़्यादा होगी, तो फिर डिपॉजिट फंड जो है ये एक्सटेंड कर सकता है कैलकुलेट बोनस को। दोनों को लिखने का यही तरीका है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैंडेटरी नेचर का नहीं है बल्कि ये ऑप्शनल नेचर का है, कि अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो डिपॉजिट फंड के अंदर इस फंक्शन को या इस यूज केस को कॉल किया जाएगा, अदरवाइज ये यूज केस उसके अंदर कॉल नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब आप इसको ना प्रोग्राम के हिसाब से समझें।
एक फंक्शन आपके प्रोग्राम में है ओपन अकाउंट का, एक है डिपॉजिट फंड का, एक कन्वर्ट करेंसी का, एक कैलकुलेट बोनस का। अब आप जब एक प्रोग्राम लिखते हैं और डिपॉजिट फंड का फंक्शन लिख रहे हैं, उसकी बॉडी लिख रहे हैं, तो उसकी बॉडी में आप इफ कंडीशन लगाओगे, इफ अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 और एज ग्रेटर देन 55, देन आप कॉल करोगे किसे, कैलकुलेट बोनस को। तो कैलकुलेट बोनस जो है वो इसका हिस्सा बनेगा, लेकिन ऑप्शनल बनेगा, मैंडेटरी नहीं बनेगा। और अगर यहाँ पर एक यूज केस 100% यूज करेगा या इंक्लूड करेगा किसी दूसरे यूज केस को, तो फिर वो दूसरी सिचुएशन आपके पास बन जाएगी जी। ठीक है जी। जी, ये दो बातें आपने जहन में बिठानी है इंक्लूड यूज केस के हवाले से। ये ऑप्शनल है, ठीक है, और ये हमारे पास मैंडेटरी है। और जो बेस यूज केस है जो इसे कॉल करेगा वो इसके बगैर कंप्लीट नहीं होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर करें कि डिपॉजिट फंड अपडेट बैलेंस को लाजमी तौर पे कॉल करेगा। आप इसको उसी उसी कॉन्टेक्स्ट में आप समझें जिस तरह मैं ये बता नहीं रहा था कि आपने फर्ज करें कि आपके पास एक फंक्शन है वाइड वाइड टाइप का डिपॉजिट फंड का, ठीक है, डिपॉजिट फंड का ये आपके पास फंक्शन है। और इस फंक्शन की ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर लाजमी तौर पर आप अपडेट के फंक्शन को कॉल करेंगे। कोई इफ एल्स इसके साथ यूज नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन उस वक्त तक रन नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये वाले यूज केस या फंक्शन को ये कॉल नहीं कर लेता। ठीक है ना जी, आप इस सेंस में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास जो चीज और होती है वो होता है यूजेज सिनेरियोज। यूजेज सिनेरियोज बेसिकली क्या करते हैं, ये लाजमी आपने देखना है जी। यूजेज सिनेरियोज वाला भी जो यूज केस होता है ना, विदड्रॉ फंड, इसकी मुकम्मल डिटेल हम ना यूजेज सिनेरियो में लिखते हैं। हर एक यूज केस के लिए, हर एक यूज केस के लिए एक यूजेज सिनेरियो लिखा जाता है, यानी टेक्सचुअल फॉर्म में क्या लिखते हैं। मसलन इसमें एक हम प्री कंडीशन देते हैं, एक इसमें डिस्क्राइब करते हैं, इसका आईडी देते हैं। प्री कंडीशन में हम ये बताते हैं कि ये वाला यूज केस उस वक्त चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू हो। समझ आ रही है ना। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा यूज केस, तो ये वाली कंडीशन जो है वो 100% जो है ना वो अपडेट होगी। यानी बेसिकली आप इसको समझें कि ये फंक्शन जो है वो कब कॉल किया जाएगा। अब इसकी प्री कंडीशन में क्या है, इसकी प्री कंडीशन में ये है कि जी जब तक आपका कस्टमर जो है वो लॉग इन नहीं होगा उस वक्त तक वो डिपॉजिट फंड कैसे करवा सकता है। ठीक है। और इसकी प्री कंडीशन क्या है कि आपका बैलेंस जो है वो अपडेटेड है। ये इसकी प्री कंडीशन होनी चाहिए। पोस्ट कंडीशन, सॉरी, तो प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन ये लफ्ज आपके जहन में होने चाहिए। बाकी इसके अंदर कौन कौन सी टास्क परफॉर्म की जाएंगी, क्या इनपुट होगा, क्या प्रोसेस होगा, और अगर कहीं कोई एरर आ जाती है तो उस सूरत में क्या क्या एक्सेप्शंस जो हैं वो जनरेट हो सकती हैं, और कौन सा एक्टर इस यूज केस को एग्जीक्यूट करेगा। तो आप देख सकते हैं जी, कस्टमर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा डिपॉजिट फंड को, ठीक है। और करेंसी कन्वर्ट को जो है वो एनआरएफसी कस्टमर जो है वो कॉल कर सकता है या यूज कर सकता है। तो यूजेज सिनेरियोज में प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन और टास्क सीक्वेंस, एक्सेप्शंस, ये वाले पोर्शन जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई है जी सबको। डिजाइन के बेसिक्स की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर बेसिक्स हमारे पास क्या है, देखिए जी, अब आ गई बात सॉफ्टवेयर डिजाइन की। अगर हम फॉर्मली देखें तो अब वो वक्त शुरू हो गया है जब हम रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, हम सूटेबल फॉर्म के अंदर जिसे प्रोग्रामर जो है वो समझ सके और कोड लिख सके उसका। ठीक है, और वो सूटेबल फॉर्म क्या है, क्लासेस डायग्राम बनेगी, एंटिटी रिलेशनशिप। अब आपकी डेटाबेस कैसे बनती है, डेटाबेस से पहले ईआर डायग्राम बनती है। ईआर डायग्राम को देख के आपका डेटाबेस डिजाइनर जो है वो सारी डेटाबेस का कोड इंप्लीमेंट कर सकता है।
उसमें एंटिटीज जो हैं वो टेबल बन जाएंगी, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके कॉलम बन जाएंगे, और एट्रीब्यूट्स को अंदर जो एट्रीब्यूट अंडरलाइन किया होता है वो उसके अंदर जो है वो प्राइमरी की होता है। तो इसलिए आप ये बात ध्यान में रख लें कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बेसिकली वो प्रोसेस है जहां हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई की गई हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो अब इसमें जो हम तीन चीज़ें जो है ना वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की सूरत में आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं जी। आर्किटेक्चर डिज़ाइन में मैंने ये कल भी बताया था कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के मुख्तलिफ आर्किटेक्चर्स इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें लेयर्ड आर्किटेक्ट, जैसे आपने अब मेरा ख्याल समझाना, आपको जानते हैं जी कौन कौन से आर्किटेक्चर जो हैं वो मौजूद हैं जी? जी बताइएगा ज़रा, कौन कौन से आर्किटेक्चर इस वक्त मौजूद हैं डिज़ाइन करने के, और आपने कौन सा किया हुआ है? हालांकि सब ने किया हुआ है, लेकिन शायद उनको रिलेट करना ना आए कि हमने ये वाली चीज़, अच्छा ये वाला जो था ये आर्किटेक्चर था। ठीक है ना? हाँ जी। ओके जी, किसी का कोई जवाब नहीं आया? नॉट रिमेम्बर। आप में से कितने लोग हैं जी जिन्होंने MVC के ऊपर काम किया हुआ है, मॉडल व्यू और कंट्रोलर के ऊपर? या कितने लोग हैं जो MVC को जानते हैं? नहीं जी, वान न्यूमन आर्किटेक्चर ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। अब जरा जवाब आएगा जी, मिसबा का जवाब आ गया जी MVC। आप में से कितने लोग हैं जो जो कोड इग्निटर को छोड़े? आप सिर्फ ये बताएं कि आपने ये लफ्ज सुना था जब आप अपना स्टडी कर रहे थे जी कि MVC होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, और आप सॉफ्टवेयर को MVC के मुताबिक डिजाइन करेंगे। ठीक है, आप एक व्यू बनाएंगे, एक उसका कंट्रोलर बनाएंगे, एक उसका मॉडल बनाएंगे। हाँ जी, याद है जी? तो दैट इज द आर्किटेक्चर। इसी तरह मुख्तलिफ आर्किटेक्चर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने काम को मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की मदद से और उनके इंटरेक्ट काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक सॉफ्टवेयर MVC से बनाएं। आप बगैर फ्रंट एंड और बैक एंड वाला जो कॉन्सेप्ट होता था कि जितने भी उसके इंटरफेसेस हैं उनको आप फ्रंट एंड कह देते थे, और जितनी उसकी बैक एंड की कोडिंग होती थी उसे हम बैक एंड कह देते थे। ठीक है, MVC एक आर्किटेक्चर है जी जिसे आप विजुअल स्टूडियो में भी यूज कर सकते हैं, PHP में भी यूज कर सकते हैं, और ये जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, Node.js, हर जगह आप इसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये एक आर्किटेक्चर ही है, सॉफ्टवेयर बनाने का ये एक आर्किटेक्चर है। तो इस तरह आपके पास डिफरेंट सबसे पहले हम आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं, फिर एक हाईएस्ट लेवल डिजाइन बनाया जाता है जिसमें सिंगल एंटिटी मल्टीपल कंपोनेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आर्की, यानी हम सब सिस्टम्स डिजाइन करते हैं और मॉड्यूल्स डिजाइन करते हैं। ठीक है, और उनकी इंटरेक्शन बनाते हैं। मेन सिस्टम है जी, एक मेन सिस्टम है, उसके अंदर ये सब सिस्टम होंगे, ताकि उसे अगर हम और उन सब सिस्टम्स की अब इंटरेक्शन भी मेंशन करेंगे, कौन सा सब सिस्टम किस सब सिस्टम। जैसे मैंने कई दफ़ा एग्जांपल दी है, अगर एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की मिसाल ले लें, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की मिसाल ले लें, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की मिसाल ले लें, तो इसमें कितने सब सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, आपका पेशेंट का सब सिस्टम अलहदा होगा, आउटडोर का जो सब सिस्टम है वो अलहदा होगा। ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो है वो जो जो मेडिकल स्टोर है आपका वो अलहदा होगा, ब्लड बैंक वाले का अलहदा होगा, लेबोरेटरी वाले, ये सारे सब सिस्टम है ना जो मिलते हैं, और उसके बाद जो है वो एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। तो हाई लेवल डिजाइन में हम असल में ब्रेक करते हैं सिंगल एंटिटी मल्टीपल कंपोनेंट कॉन्सेप्ट के जरिए, ये वाला। उसके बाद हम डिटेल डिजाइन पेश करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन किसकी, हर सब सिस्टम की। इस तरह तीन तरीकों के जरिए जो है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन को कंप्लीट किया जाता है। इसमें एक मॉड्यूलराइजेशन की टेक्निक है जी। क्या है जी? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को मल्टीपल डिस्क्रीट इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करना, ताकि इन टास्क को हम जो है वो इंडिपेंडेंटली कैरी आउट कर सके। अब आप एक टीम बनाएं, उसे ब्लड बैंक बनाना असाइन कर दें, ब्लड बैंक का मेडिकल स्टोर के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम। इस तरह अपने सिस्टम को ब्रेक अपार्ट कर लेना कि वो बिल्कुल डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब है नॉन कंटिन्यूअस, ओके, नॉन कंटीजियस,
और वो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स बन जाएं, ये मॉड्यूलराइजेशन कहलाता है और ये सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर किया जाता है। कंकरेंसी क्या है जी? कंकरेंसी का मतलब ये है कि implemented by splitting the software into multiple independent unit of executions, यानी ये मॉड्यूल से जरा ऐसे यूनिट्स और मॉड्यूल्स जो पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी ये सिस्टम भी चल सकता है और ये सिस्टम भी चल सकता है। तो कंकरेंसी वैसे कहते हैं हम एट द सेम टाइम जो है, जब आपके पास कोई सिस्टम चल रहा होता है तो उसे हम कंकरेंसी का नाम देते हैं। ठीक है, तो कंकरेंसी भी इसके अंदर आ सकती है। उसके बाद मॉड्यूलराइजेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर डिस्कस होती है, बहुत ही अहम कंपोनेंट। जब आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स और मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं ना, तो उन मॉड्यूल्स में हम कह रहे हैं कि जी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, पैरेलल होने चाहिए, इसमें इतनी इंडिपेंडेंसी हो कि वो पैरेलल चल सके। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, सारे मॉड्यूल्स आपके सिस्टम में ऐसे नहीं हो सकते कि जो बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड ना करते। तो दो चीजें हैं जो बड़ी अहम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर भी और सिस्टम डिजाइन के अंदर भी, एक कोहेजन है और एक जो है वो कपलिंग है। ठीक है, इन दोनों का वाजे डिफरेंस आपके जहन में होना चाहिए, वाजे क्लियर कट, कपलिंग क्या है और कोहेजन क्या है। ठीक है, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा ना तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, कपलिंग एंड कोहेजन। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इमेजेस में लेके जाता हूँ और इस इमेजेस में सबसे शाहकार इमेज ये है, ठीक है, जो यूज होता है। आप देखें 4 मॉड्यूल्स हैं और इनके दरमियान कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, कोई एरो नहीं है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें कि आपके पास ये ये दूसरा मॉड्यूल है बी पार्ट में। अगर आप इसमें देखें तो कुछ के दरमियान जो है वो 2-2 3-3 एरो, एक एरो है, 2 एरो है, तो ये आपस में कपलिंग रखते हैं। जो मॉड्यूल्स की इंटरडिपेंडेंस जो है ये कपलिंग कहलाती है। मॉड्यूल्स की इंटरडिपेंडेंस समझ आ रही है? एक मॉड्यूल आपस में एक दूसरे के साथ कितने कोऑपरेटिव हैं, कितने कोऑर्डिनेटिव हैं, कितने एक दूसरे के साथ उनकी इंटरेक्शन है, इस चीज को आप कपलिंग के जरिए मेंशन करते हैं। ठीक, हाँ जी। तो कपलिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि मॉड्यूल्स के दरमियान जो इंटरडिपेंडेंस होती है ये कपलिंग होती है। तो कोहेजन क्या होती है? किसी ने भी जवाब नहीं दिया, हालांकि मैंने चैट विंडो में लिखा है कि व्हाट इज कोहेजन, लेकिन किसी ने भी कोई आंसर नहीं दिया। ठीक है, अब आप देखें ये 3 इकसाम है इसकी। नो कपलिंग लूजली कपल्ड है और ये हाईली कपल्ड है। ठीक है, यानी इसमें अगर आप देखें तो मॉड्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा इंटरेक्शन मौजूद है, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो फिर इंडिपेंडेंटी जो है वो इंडिपेंडेंसी तो खत्म हो रही है ना, तो इसका मतलब है ये सारे मॉड्यूल एक दूसरे पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है कि जिसके अंदर मॉड्यूल्स ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, ताकि कम्युनिकेशन कास्ट जो है वो कम से कम हो। ठीक है ना, ओवरहेड जो है ये हो जाता है। तो अगर हम देखें इस डायग्राम को, तो ये डायग्राम देखेंगे आप। अब ये एक मॉड्यूल है, इसके अंदर फंक्शंस हैं, ये दूसरा मॉड्यूल है, इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, ये तीसरा मॉड्यूल है, उसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, ये चौथा मॉड्यूल है और इसके अंदर कुछ फंक्शन। अगर आप देखें तो ये फंक्शंस जो हैं ये मॉड्यूल लेवल पे एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपस में भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो कोई मॉड्यूल इंटरनली कितना स्ट्रॉन्ग है ये कोहेजन बताती है, यानी उसके इंटरनल जो रिलेशनशिप्स हैं वो कितने ज़्यादा मजबूत हैं, ये कोहेजन बताती है। और कपलिंग बताती है कि उसके दूसरों के साथ जो इंटरेक्शंस हैं वो कितने ज़्यादा या कितने कम है। बात की समझ आ गई आपको? तो ये एक डिफरेंस है जो डायग्रामेटिकली आपको समझना चाहिए। और उसके बाद अब आप इसको डेफिनेशन में चले जाएं। लाजमी तौर पर इनकी तमाम की जो इकसाम है जी वो आपको आनी चाहिए। मसलन हम सबसे पहले कोहेजन को देखते हैं जी। डिग्री ऑफ इंट्रा डिपेंडेबिलिटी विद इन एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल। एक मॉड्यूल जो है उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं और वो जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे पे कितने डिपेंड करते हैं,
इसकी डिग्री को मेजर करना ये कोहेजन कहलाता है। ठीक है, तो हाई कोहेजन होनी चाहिए, दे मस्ट बी इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये कोई मसला नहीं है। तो वो कोहेजन जो है ना वो कैसी हो सकती है, ये 7 टाइप की है जी। इंटर कोहेजन अनप्लान्ड, कोइंसिडेंटल है, अनप्लान्ड है यानी रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स फॉर द सेक ऑफ, तो यानी आप जब कर रहे थे मॉड्यूल्स को ब्रेक अपार्ट कर रहे थे तो उसमें आपके सामने आया कि ये तो लाजमी तौर पे जो है ना वो इनके दरमियान कोहेजन है, तो ये आपके पास को इंसिडेंटल कोहेजन कहलाएगी। ठीक है, अगर आप इनको देख लेंगे तो ये मसला कोई नहीं है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इनको पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल सी अंग्रेजी में मैंने ये कॉपी पेस्ट किए हुए हैं कहीं से देख के, यानी जो सबसे आसान समझ में आने वाले हैं ना वो है। लॉजिकल कोहेजन क्या है जी, कैटेगराइज्ड एलिमेंट्स आर पुट टुगेदर इनटू मॉड्यूल, इट इज अ लॉजिकल कोहेजन, यानी आपने लॉजिकली उन तमाम एलिमेंट्स को एक मॉड्यूल में रख दिया जो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। ठीक है, यानी इसको मैं कैसे डिफाइन करूँगा कि आपने एक ऐसी क्लास अपने कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में एक ऐसी क्लास बना ली है कि जिसके अंदर आपने वो सारे जो हैं वो फंक्शंस और मेथड डाल लिए जिन्होंने एक दूसरे के साथ हाईली कम्युनिकेट करना था। ठीक है, तो ये लॉजिकली वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो ये लॉजिकल कोहेजन होगी। टेम्पोरल कोहेजन कहलाती है एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड सच दैट दे आर प्रोसेस्ड एट सिमिलर पॉइंट इन टाइम, यानी टेम्पोरल टाइम के हवाले से है कि यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अलग-अलग पड़े हुए हैं लेकिन एक ख़ास वक्त में वो सारे मिलकर कॉल होते हैं, तो वो आपके पास टेम्पोरल कोहेजन कहलाएगी, यानी उनकी जो इंटर डिपेंडेबिलिटी है, जो उसकी इंटर कम्युनिकेशन है वो टाइम बाउंडेड है, किसी एक नुक्ते पे या एक पॉइंट पे या एक टाइम पे आके उन्होंने एक दूसरे के साथ ज़्यादा जो है ना वो इंटरेक्शन करनी होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन कोहेजन है एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर व्हिच आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली एंड वर्क ऑन द सेम डाटा, जो सेम डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं जी वो कम्युनिकेशन कोहेजन कहलाएगी, यानी एक डाटा है शेयर्ड है अमंग द एलिमेंट्स और वो एलिमेंट्स उसे शेयर कर रहे हैं, वो उस किसी के पास पोजेस नहीं है, पोजेशन नहीं है, तो जाहिर है जब वो शेयरिंग कर रहे होंगे तो उनके दरमियान इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो उस हवाले से जो है वो आपके पास कहलाएगी ये इंटर प्रोसेस कम्युनिक सॉरी ये कोई है। ठीक है, जो मॉड्यूल्स आपको समझ में आ गए आमना, मॉड्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है ये कपलिंग है, और हर मॉड्यूल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है ये कोहेजन है। ठीक है जी यानी बंदे के घर में जो इख्तलाफात हैं उन पे वो कोहेजन है जो रिलेशनशिप्स हैं, और उस घर के दूसरे घरों के साथ जो ताल्लुकात हैं जो इंटरेक्शन है ये कपलिंग है। ठीक है, इस तरह करके आप इसको कह सकते हैं विद इन द मॉड्यूल एंड बिटवीन द मॉड्यूल्स। ओके, ये लफ्ज आप अपने जहन में बिठा सकते हैं, मैं बाकी नहीं पढ़ रहा जी, आपने खुद देखने हैं जी। कपलिंग हमारे पास आ गई जी, देखिए लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी अमंग मॉड्यूल्स नॉट विद इन मॉड्यूल्स ऑफ ए प्रोग्राम, व्हाट लेवल द मॉड्यूल्स इंटरफेयर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, कितनी ज़्यादा जो है वो मॉड्यूल्स की आपस में इंटरडिपेंडेबिलिटी होती है। ठीक है ना, जैसे अगर हम कहें कि एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में जो हमारे पास एक लेबॉर्ट्री सिस्टम है उसका मेडिकल स्टोर के जो सब सिस्टम है उसके साथ कितना रिलेशन होगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि उनकी जो डिपेंडेबिलिटी है वो ना होने के बराबर होगी। ठीक है, एक केस तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि लेबॉर्ट्री सब सिस्टम का फार्मेसी सब सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं, लेकिन एक सिलसिले में आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ रिलेशन हो सकता है कि अगर कोई कोई ऐसे कह लें आपके चीज़ें हैं जो फार्मेसी से उन्हें इशू होती हैं, जैसे डिस्पोजेबल सिरिंज नहीं होती जो इस्तेमाल होती है एक लेबॉर्ट्री के अंदर, तो अगर उनके से वो बाय करते हैं परचेज करते हैं या ऑर्डर करते हैं हॉस्पिटल ही की फार्मेसी को और उस सूरत में वो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ऐसे में
उनके दरमियान जो कपलिंग की डिग्री होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, बड़ी माइनर इंटरेक्शन उनके दरमियान पाई जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह ये हमारे पास कपलिंग की डिग्री आपस में क्या है। कंटेंट कपलिंग जी, when a module can directly access or modify or refer to the content of, यानी इस लेवल की इंटरेक्शन है दो मॉड्यूल्स के दरमियान कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के कंटेंट तक को चेंज कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उस लेवल की मॉड्यूल कपलिंग है तो ये कंटेंट कपलिंग कहलाएगी। इसकी मिसाल मैं अगेन आपको दूंगा। अगर दो क्लासेस हैं और उनके दरमियान फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है तो फ्रेंड फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, जो एक ऑब्जेक्ट में रहते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में आपके पास ये कंटेंट कपलिंग कहलाएगी। लेकिन कॉमन कपलिंग क्या है जी, मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं और वो रीड और राइट एक्सेस है उनके पास किसी ग्लोबल डेटा के हवाले से। कोई ग्लोबल डेटा पड़ा हुआ है और एक से ज़्यादा मॉड्यूल उस ग्लोबल डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, तो ये कॉमन कपलिंग होगी। यानी शेयरिंग ऑफ ग्लोबल डेटा अमंग द मॉड्यूल्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ कॉमन डाटा अमंग द एलिमेंट्स ऑफ ए मॉड्यूल भी हम ऊपर पढ़ के आए। ठीक है, समझ आ रही है ना। तो वो कोहेजन की टाइप है, लेकिन ये कपलिंग की टाइप है। कंट्रोल कपलिंग है जी, मॉड्यूल्स आर कॉल्ड कंट्रोल कपलिंग इफ वन ऑफ द डिसाइड्स द फंक्शन ऑफ अदर मॉड्यूल दैट चेंज इट्स फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल की फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल्ड करके रन कर सकता है या चेंज कर सकता है तो फिर ये कंट्रोल्ड कपलिंग होगी। पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस जो होती हैं या पेरेंट और चाइल्ड जो प्रोसेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि एक पेरेंट ने एक चाइल्ड के प्रोसेस को इनिशिएट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। तो उस सूरत में एक पेरेंट और चाइल्ड जो प्रोसेस होगा उनके दरमियान कंट्रोल्ड कपलिंग होगी, क्योंकि जो पेरेंट है उसी के कंट्रोल में है चाइल्ड की एग्जीक्यूशन। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी स्टैम्प कपलिंग। व्हेन मल्टीपल मॉड्यूल्स शेयर्स कॉमन डेटा स्ट्रक्चर एंड वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ इट देन इट इज कॉल्ड स्टैम्प। यहाँ पर क्या था जी कि कुछ ग्लोबल डेटा है जिसको ये शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है कि कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और उस डेटा स्ट्रक्चर के किसी एक हिस्से को एक और किसी दूसरे हिस्से को दूसरा यूज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैम्प कपलिंग। ठीक है, ये एक एक डेढ़ डेढ़ लाइन की डेफिनेशन है और इसे इनको आपने ज़हन में रखना है। डाटा कपलिंग, when two modules interact with each other by means of passing data as a parameter। जो सबसे पहले था जिसका नाम था मेरा ख्याल है कंटेंट कपलिंग, उसमें क्या था कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के कंटेंट को मॉडिफाई और एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे क्या है कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को अपना कोई भी डाटा पैरामीटर की सूरत में पास कर सकता है। ठीक है, यानी वो उसके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि उसे पास नहीं किया जाएगा, और दूसरा उसे रिसीविंग मॉड्यूल जो है वो उसे यूज भी कर सकता है। जब उसे पास कर दिया गया है तो देन वो उसे उस डेटा स्ट्रक्चर को उस डेटा को जो है वो यूज की जाती है। तो अब सवाल ये है कि क्या ऐसा सिस्टम मौजूद होता है कि जिसमें कपलिंग हो ही ना। ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है। कपलिंग किसी न किसी दर्जे की होती है। नो कपलिंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, कि अगर कपलिंग ना हो तो ये बेस्ट सिचुएशन है, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है। ठीक है, आइडियली एक सिस्टम के अंदर मॉड्यूल्स का फुली इंडिपेंडेंट होना ये बहुत मुश्किल होता है, या फिर बहुत ही हाई लेवल का डिज़ाइन बनाया जाए कि जिससे उनके दरमियान कोई भी इंटरेक्शन मौजूद ना हो, तो फिर तो पॉसिबल है। तो इसीलिए कोशिश जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि जी कपलिंग लेस होनी चाहिए और कोहिजन जो है ये हाई होनी चाहिए। समझ आ गई बात कीजिए। लास्ट पे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आजकल जो डिजाइन चल रहा है जी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है। ठीक है, एक सिस्टम को एक डिफरेंट फिलॉसफी के साथ देखना और डिजाइन करना। अब आजकल फंक्शन ओरिएंटेड सिस्टम भी बन रहे हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम भी बन रहे हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस भी क्रिएट हो रही हैं।
तो काफ़ी मशहूर डिज़ाइन है इस वक्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जो है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन बेसिकली एक न्यू वे ऑफ डिज़ाइनिंग द सॉफ्टवेयर। आप एक सॉफ्टवेयर को बगैर इस डिज़ाइन के भी बना सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है, जिसके फ़ायदे हैं, लिस्टेड बेनिफिट्स हैं, उनके दरमियान जो है ना, ये सबसे जो है वो टॉप रेटेड है। दैट्स वाई हम इसे यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अंदर हम सिस्टम को ऑब्जेक्ट्स की सूरत में हैंडल करते हैं और इन ऑब्जेक्ट्स को हम बनाते हैं क्लासेस की मदद से, ठीक है जी, के और उन क्लासेस के दरमियान फिर रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, इनहेरिट और सुपर क्लासेस के। आप इसको जब पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, आपने चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़े हुए हैं तो आपको इजी लगेगा जी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इन प्रिंसिपल्स पे बेस करता है और ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं ये मैंने पहले एक्सप्लेन किए हुए। सबसे पहले तो इनमें इन 7 में से कोई ऐसा लफ्ज़ जो आप समझते हैं कि आपके लिए नया है तो वो आप पूछेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, क्लासेस हैं, मैसेजेस हैं, एब्स्ट्रैक्शन और ये। ओके जी, तो इन्हीं की बुनियाद के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जो है वो बनता है जी। ऑब्जेक्ट्स इसमें क्या है, क्लासेस क्या है, मैसेजेस क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये हो गया जी। उसके बाद अगला मॉडल हमारे पास आता है जी ई आर मॉडल जी। ई आर मॉडल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आप देख लें जी, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है जी। एंटिटी को हम रेक्टेंगल से जाहिर करते हैं, एट्रीब्यूट्स को हम ओवल से जाहिर करते हैं जी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट की एंटिटी है, ये बर्थ डेट है, ये रोल नंबर है, ये नेम है और नेम को हमने ड्राइव किया हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से। तो कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ये भी मेरा ख्याल है नई बात नहीं है आपके लिए, ये भी हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिस्कस की थी, ठीक है। अच्छा जी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डबल इलिप्स में हमने कहा था कि हम शो करते हैं। फ़ोन नंबर, जैसे आपके 2 फ़ोन नंबर हैं तो आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो ये मल्टी वैल्यूड, जिस ओवल के ऊपर डबल निशान, जो बात आपने याद रखनी है वो ये रखनी है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का सिंबल क्या है। और इसी तरह जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है उससे क्या मुराद है, ठीक है। ये आपके सामने एग्जांपल इसकी आ गई। रिलेशनशिप को हम डायमंड बॉक्स के साथ शो करते हैं और इनसाइड द डायमंड बॉक्स हम रिलेशनशिप का नाम लिखते हैं। ये देखें जी, रिलेशनशिप है, बाइनरी रिलेशनशिप एंड कार्डिनैलिटी 1 to 1, ये रिलेशनशिप है, 1 to 1 है। कार्डिनैलिटी एंड मॉडलिटी, ये 2 लफ्ज़ हमने डिस्कस किए थे जब हम डेटाबेस को पढ़ रहे थे जी। इन रिलेशनशिप के दरमियान कार्डिनैलिटी और मॉडलिटी जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। इस तरह हम इनको डिपिक्ट करते हैं और दिखाते हैं। पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स, ईच एंटिटी इज इन्वॉल्व्ड इन रिलेशनशिप, तो ये टोटल पार्टिसिपेशन है। ये अगर हर एंटिटी, यानी वो मैंडेटरी और ऑप्शनल वाला जो ज़ेन नहीं था, अगर नॉट ऑल एंटिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन द रिलेशनशिप तो फिर ये पार्शियल पार्टिसिपेशन कहलाती है। अगर टोटल पार्टिसिपेशन है तो आप डबल लाइन लगाएंगे, अगर पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो आप सिंगल लाइन लगाएंगे, ठीक है जी। ये रिलेशनशिप की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नोटेशन में है। ये आप देख सकते हैं ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और ये डेटाबेस डायग्राम एक बना के आपको दिखाई गई है, जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज हैं, ठीक है। उसके बाद यूएमएल डायग्राम में जो दूसरी डायग्राम आती है वो क्लास मॉडल आता है। हर सॉफ्टवेयर का क्लास मॉडल बनाया जाता है जिसे क्लास डायग्राम कहा जाता है, ठीक है। क्लास डायग्राम जो है वो बेसिकली स्टैटिक व्यू ऑफ द एप्लीकेशन होता है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उनको किस तरह डिप्लॉय करेंगे, यानी ये आपके पास है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम में 3 सेक्शन होते हैं ये वाले। यहाँ पर हम क्लास का नाम लिखते हैं, यहाँ उसके तमाम मेथड्स, मेंबर्स, वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर उसके फंक्शंस, उसके मेथड्स, उसके बिहेवियर्स, ये सारे नाम क्लास के ही हैं, ठीक है। एक क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। मैं आपको कोई भी क्लास डायग्राम बताता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास डायग्राम, ठीक है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं जी,
तो ये क्लास आपके सामने देखें, अच्छी एग्जांपल मिल गई। ये जो है ये क्लास का नाम है और स्टूडेंट के आगे स्टूडेंट का आईडी, फुल नेम, एड्रेस और स्कूल ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें किसी भी क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन जो है ना वो नहीं लिखा हुआ, सारे एट्रीब्यूट्स ही मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसमें आप देखें जी, इसमें 3 पोर्शन है बुक के अंदर ना। ये बुक है और ये इसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स हैं और ये इसके अंदर मेथड्स या बिहेवियर्स या फंक्शन है। तो यही चीज जो है ना वो क्लास डायग्राम में आपने देखनी, ठीक हो गया। जरा इस डायग्राम को गौर से देख लें। ये पेमेंट है, उसके बाद ये कैश है, चेक है और क्रेडिट है। जब इस तरह का निशान लगा होता है क्लास डायग्राम में तो ये इनहेरिटेंस को शो करता है, ठीक है जी। ये भी मैंने इनहेरिटेंस के अंदर और इनहेरिटेंस के सिंबल्स भी आपको बताए थे कि क्लासेस का आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो 3 किस्म का रिलेशनशिप होता है। एक एसोसिएशन है, आप देखें जी ये सिंपल लाइन है तो ये एसोसिएशन है। एक ये वाला रिलेशनशिप है, ये आप देख सकते हैं, ये रिलेशनशिप इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है, ठीक है। और इसी तरह एक रिलेशनशिप जो है वो कंपोजिशन का होता है। एसोसिएशन के अंदर कार्डिनैलिटी तक आप बता सकते हैं क्लास डायग्राम में। ये देखें 1 to 1 लिखा हुआ है, ये स्टैरिक यहाँ पे मैनी का है और ये 0 to 0 है, यानी कि ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। स्टैरिक मैनी भी हो सकते हैं और मैनी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी कॉर्डिनैलिटी भी बाज़ औक़ात क्लास डायग्राम में हम मेंशन कर देते हैं। यानी जो चीज़ें हम एक क्लास डायग्राम में मेंशन करते हैं, क्लासेस सारी, ठीक है, हर क्लास का नाम, एट्रीब्यूट्स और मेंबर्स और उन क्लासेस का जो आपस में रिलेशनशिप होता है वो भी वहां पर होता है जी। ये देखें जी, इसमें अब 3 किस्म के सिंबल इस्तेमाल हुए हुए हैं, ठीक है। ये सिंबल जो है ये अब देखें इसका मतलब क्या है, टीचिंग हिस्ट्री, और ये क्या है, कॉन्सेप्ट हिस्ट्री। तो वो टीचिंग हिस्ट्री जो है ये कंपोज करती है कंसेप्ट हिस्ट्री पे, यानी हर टीचिंग हिस्ट्री में कंपोज हिस्ट्री का होना शामिल है। तो ये वाला जो फिल्ड डायमंड होता है ये कंपोजिशन की अलामत होता है कि लाजमी तौर पर ये वाली क्लास इस पर मुश्तमिल है, ठीक है, कंटेन करती है ये इसे। तो 3 किस्म के रिलेशनशिप्स क्लासेस के दरमियान पाए जाते हैं। एसोसिएशन, ये जो मेजर रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, जो मेजर रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, पता नहीं ये कौन सा खुल गया है, हाँ जी। पहला एग्रीगेशन का होता है जी, ठीक है। और इसी तरह इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप उसके अंदर है जी। और इसमें मुकम्मल नहीं लिखे हुए, कोई और ट्यूटोरियल आप देखेंगे ना। ये टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कौन कौन से रिलेशनशिप हैं। इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है जी, और कंपोजिशन का रिलेशनशिप है, जैसे ये कार है तो सुजुकी है, इंजन है और टाइप ऑफ है, ठीक है। और उसके बाद एसोसिएशन का रिलेशनशिप होता है। बहुत अच्छा लिंक है जी ये, इसके कोड से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये रिलेशनशिप कैसे जो है ना वो मौजूद है जी, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे करेंगे जी, ठीक है ना। एसोसिएशन के बाद एग्रीगेशन का भी है। एग्रीगेशन में अगर आप देखेंगे ये एंटिटी 2 है, इसके अंदर स्टूडेंट की क्लास है और स्टूडेंट की क्लास के अंदर अगर आप देखें तो हमने एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट कॉल किया हुआ है और एड्रेस की क्लास जो है वो लेता है। तो उसका क्या मतलब है कि एक स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट उस वक्त तक बनेगा ही नहीं जब तक उसके अंदर एड्रेस का ऑब्जेक्ट हम ऐड नहीं करेंगे। तो जब इस तरह का रिलेशनशिप होता है ना कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से मिलकर बनता है तो इसे हम एग्रीगेटेड रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है जी, इसको भी आपने देख लेना है जी। क्लियर हो गया जी, ये बताया हुआ मिडिल सेक्शन में क्या है। हाँ, ये वाले सिंबल याद कर लेने। जो पब्लिक मेंबर होता है उसके लिए प्लस का सिंबल ऐड होता है, प्राइवेट के लिए जो है वो माइनस का है, प्रोटेक्टेड के लिए हैश का है, और अगर कोई पैकेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए टेल्ड का सिंबल ऐड किया जाता है। ये 3 सिंबल हैं। रिलेशनशिप डिपेंडेंसी बता दिया जी। जनरलाइजेशन,
रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इनहेरिटेंस के दरमियान। अगर आप किसी भी जनरल क्लास से, जनरल क्लास हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जनरल क्लास हम बनाते ही उस लिए हैं जब हमने उसको मजीद जो है ना वो उसमें से इनहेरिट करना हो। जैसे ये देखें, बैंक अकाउंट एक जनरल क्लास है, इसका कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा जो, लेकिन करंट अकाउंट भी इसे इनहेरिट कर रही है। सेविंग जनरलाइजेशन, ठीक है। जनरलाइजेशन में आमतौर पे ये जो क्लास होती है इसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं, कि जिसका, ऐसी क्लास जिसका कभी भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता, उसे हम इनहेरिटेंस के लिए बनाते हैं। अब करंट अकाउंट भी इसे इनहेरिट करेगा, सेविंग भी और क्रेडिट भी। बनाते हम क्यों हैं? अगर हमारे पास ये क्लास ना हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें हर क्लास में डिफाइन करनी पड़ेंगी बार बार। यानी क्रेडिट अकाउंट के भी कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होंगे जो कि सेविंग अकाउंट में भी डिफाइन करने पड़ेंगे और क्रेडिट अकाउंट में भी डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। यानी इसलिए हम जो है वो, हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट है ना जी जनरलाइजेशन वाला। जी, जनरलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है सबको, इसे मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। ये वो मिसाल थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये देखें ना कि ये पीस ऑफ लगेज है, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन वेट और आईडी नंबर है। पीस ऑफ कार्गो है, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन वेट और आईडी नंबर है। ये तीनों यहाँ भी आएंगी, यहाँ भी आएंगी। तो इसका हल क्या है? बजाय कि हर क्लास के अंदर कोई रिपीट हो रहा है, ऐसे करो कि उसकी एक कॉमन क्लास बना लो और वो तीनों जो रिपीट हो रहे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, बेशक वो एट्रीब्यूट्स हैं, बेशक वो मेंबर्स हैं, उसको आप जो है वो एक जनरल क्लास के अंदर जो है ना वो रख सकते हैं। तो ये एक जनरलाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन करके उन्होंने दिखाई हुई है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था जनरलाइजेशन का। तो ये वही रिलेशनशिप है जो मैं आपके साथ बयान कर चुका हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, इसमें कोई नहीं है। कंपोजिशन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में भी पहले बता चुका हूँ, क्लास डायग्राम ड्रा करने के बारे में भी है, ये एग्जाम्पल भी आपके सामने आ गई, और ये रिलेशनशिप, मल्टीप्लिसिटी, ये सारा कुछ इसके अंदर जो है ना वो मौजूद है पहले से, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सीक्वेंस डायग्राम जो है ये इंटरेक्शन डायग्राम के तौर पे इस्तेमाल होती है, और इसे इंटरेक्शन डायग्राम भी कहते हैं। बेसिकली ये एक सिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो उनका आपस में किस लेवल पे इंटरेक्शन होता है उसको जाहिर करने के लिए सीक्वेंस डायग्राम बनाई जाती है। मसलन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये एक डायग्राम है, ये यूजर है, ये थिएटर नाम का ऑब्जेक्ट है, ये सर्वर नाम का ऑब्जेक्ट है। तो थिएटर और सर्वर के दरमियान और यूजर के दरमियान ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, इनके दरमियान इंटरेक्शन कैसे हुई? ये एक मैंने सिस्टम बनाया था, एक सिस्टम था इंग्लैंड के एक स्टूडेंट का, तो उसको मैंने डिज़ाइन करके दिया था। तो वो सिस्टम की डायग्राम मैंने ये लगाई हुई है सिनेमा हॉल की बुकिंग के लिए। तो आप देखें वो इंसर्ट कार्ड करेगा, थिएटर में जाके सिलेक्ट डेट करेगा, जो सीट उसे ऑफर की जाएगी वो सीट का ऑर्डर करेगा, और उसके बाद वो ऑर्डर जब कर देगा तो वो ऑर्डर सबमिट हो जाएगा सर्वर के पास, और सर्वर से एक मैसेज आ जाएगा कंफर्मेशन का। क्लियर है? ये जो डायग्राम है जो आप देखें जी, कि बता रही है कि अगर आप एक टिकट या सीट रिजर्व करना चाहते हैं तो सीट रिजर्व करने का जो ऑप्शन है वो किस तरह से होगा, कौन कौन से ऑब्जेक्ट किस टाइम लाइन के मुताबिक किस सीक्वेंस के अंदर जो है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ये है आपकी इंटरेक्शन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम। मैं बिल्कुल इसकी तफसील में मजीद नहीं जाऊंगा, सिंबल इसके याद कर लेंगे। सबसे पहला सिंबल इसका एक्टर होता है जो इनिशिएट करता है। उसके बाद इसके अंदर सिंबल लाइफ लाइन होता है जी, नेम्ड एलिमेंट, हर एलिमेंट जो है उसके नीचे एक ये डॉटेड लाइन लगी हुई है, इसे हम लाइफ लाइन कहते हैं। इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट इन अ सीक्वेंस डायग्राम, सो ये आपके पास एक लाइफ लाइन है, इसकी लाइफ लाइन दूसरे की और तीसरे की। तीसरा सिंबल इसके अंदर जो आ जाता है वो डिफरेंस बिटवीन ए लाइफ लाइन एंड एक्टर, ये कोई नहीं ज़रूरी है, आप पढ़ लीजिएगा। मैसेजेस का सिंबल है, अगर आप देखें तो ये देखें, ये चेक बैलेंस का मैसेज बैंक की तरफ कस्टमर आया, उसने एटीएम चला के चेक बैलेंस की ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये बैंक के सर्वर के साथ जाके कनेक्ट हो गया, चेक बैलेंस को कॉल किया और बैलेंस अमाउंट इसे रिसीव हुई है। तो ये दो मैसेजेस हैं। मैसेजेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डिपिक्टेड यूजिंग
मैसेजेस, कम्युनिकेशन, सॉरी, जो कम्युनिकेशन उसकी होती है दो किस्म की हो सकती है, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस। ओके, सिंक्रोनस मैसेजेस वो होते हैं कि जो मतलब जब चले जाते हैं ना तो उस वक्त तक आगे सिस्टम नहीं बढ़ता जब तक उनका रिस्पांस ना आ जाए। ठीक है, यानी ये इनमें फर्क है। सिंक्रोनस मैसेजेस वेट फॉर द रिप्लाई, यानी आपने मैसेज किया, जैसे ये है ना, अब आप देखें चेक बैलेंस किया तो ये नहीं है कि जवाब बैलेंस का आता रहेगा और आप आगे चले जाएं। जब तक बैलेंस का जवाब नहीं आएगा आप आगे मूव नहीं कर सकते। ऐसे मैसेजेस जो वेट करते हैं अपने रिप्लाई का उन्हें हम सिंक्रोनस मैसेजेस कहते हैं। ऐसे मैसेजेस जो वेट नहीं करते अपने रिप्लाई का और आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है जी, उसे हम एसिंक्रोनस मैसेजेस कहते हैं। ठीक है, जब एक मैसेज जो है वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा तो इसे क्रिएट मैसेज का नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है जी, अगर वो डिलीट कर दे किसी ऑब्जेक्ट को तो उसे डिलीट मैसेज का नाम भी दिया जा सकता है। ठीक हो गया। अगर एक सेल्फ को कॉल किया जा रहा है तो ये सेल्फ मैसेज भी है, ये तफसील पढ़ लीजिएगा जी। रिप्लाई मैसेज जो है ये हम डॉटर लाइन के साथ जो है वो शो करते हैं। ठीक है जी, और मेरा ख्याल है कि ये भी हमारे पास एंड। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इस हवाले से है और वो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। ये तीनों लिंक हैं जी, आपने ये पढ़ने हैं और यहाँ से आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है जी। टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग और उसकी एग्जाम, ये तीन सोर्स मुझे नहीं याद कि मेरा ख्याल है कि जो लास्ट सेशन होगा उसमें भी मैंने बिल्कुल इसी तरह इनको शेयर किया होगा। अगर इनके हैंडआउट्स मेरे पास नहीं हैं तो यकीनी तौर पर ये भी मेरे पास नहीं होंगे। ठीक है, ये तीन लिंक्स हैं जी, जो आपको अच्छा लगे आपने उसमें से देख लेना जी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से और इंस्पेक्शन के हवाले से मैं रिस्क भी हैं इसमें, ये रिस्क के हवाले से ना मुझे कोई टॉपिक इसमें मिला नहीं है। रिस्क इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं। बेसिकली ना ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है, जो प्रोजेक्ट व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिस्क एंड हाउ टू प्रिवेंट द मैन। अच्छा जी, उसके बाद गीक्स फॉर गीक्स है जी, बिल्कुल सही है जी, इसके अंदर मौजूद हैं ये दोनों टॉपिक, यहाँ पर मौजूद हैं। जो चीज़ जावा टी पॉइंट गीक्स फॉर या ट्यूटोरियल के अंदर है तो इसका मतलब है कि उसकी कुछ कैटेगरीज हैं। ठीक है जी, प्रोजेक्ट रिस्क है, टेक्निकल रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, तीन किस्म के रिस्क इसके अंदर मौजूद हैं जी। और इनमें से नॉन रिस्क हो सकते हैं, प्रोडिक्टेबल और अनप्रोडिक्टेबल। जिनका पहले से पता है वो नॉन है, जो हो सकते हैं वो प्रोडिक्टेबल हैं, और जिनका पता ही नहीं चला अचानक आ गए वो आपके पास जो है ना वो अनप्रोडिक्टेबल रिस्क कहलाएंगे। सिंपल बातें होंगी जी, आपने इनको अ, इसी कॉन्टेक्स्ट में जितना अब आपने देख लिया है इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं टेस्टिंग के हवाले से एक बहुत अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा जी। टेस्टिंग के हवाले से एक बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें टेस्टिंग और उसकी टाइप्स को मैंने अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, आपने वो वीडियो देख लेनी है। ये देखें, उसी तरह शेड्यूल्ड हैं, बजट रिस्क हैं, पढ़ लीजिएगा जी। एक दफ़ा पढ़ेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हैं। रिस्क वाला भी हो गया जी, और टेस्टिंग वाले का मैंने पहले बता दिया। दो किस्म की टेस्टिंग होती है जी, एक हमारे पास मैनुअल है और एक ऑटोमेशन है। अब ऐसे सिस्टम भी आ गए हैं कि जिसको आप कोड देते हैं ना तो वो खुद ब खुद ही टेस्ट करके बता देते हैं कि ये सही है या नहीं है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वालों ने अपने टाइम को बचाने के लिए या कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल के तहत अब ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी मौजूद है। अगर हम देखें तो इसमें वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी आ जाती है। वाइट बॉक्स में हमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, हम एक तरफ से इनपुट देते हैं दूसरी तरफ से हमारे पास आउटपुट आ जाती है। ब्लैक बॉक्स की दो इकसाम है, फंक्शन और नॉन फंक्शन। एक मॉड्यूल को चेक करना ये यूनिट टेस्टिंग कहलाता है। मॉड्यूल्स को आपस में लगाकर और उन मॉड्यूल्स की वर्किंग इकट्ठी करके चेक करना ये इंटीग्रेशन कहलाता है। तमाम मॉड्यूल्स को एक सिस्टम बनाकर चेक करना ये सिस्टम टेस्टिंग कहलाता है। ये एक मॉड्यूल को चेक करना, ये मॉड्यूल को आपस में चेक करना
और ये मॉड्यूल सारे को सिस्टम में लगाकर पूरा सिस्टम बनाकर चेक करना और उसके बाद यूज़र के सामने उस सिस्टम को प्रेजेंट करना कि क्या ये सिस्टम उसके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो ये यूज़र एक्सेप्टेबल टेस्टिंग कहलाती है। ठीक है जी, तो इस हवाले से आप इनको देख लेंगे जी। लिंक्स मैंने शेयर कर दिए हैं, वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ।